मुंबई के भाभा एटॉमिक सेंटर से रोशन कुमार की गिरफ्तारी के बाद उससे पटना में लगातार पूछताछ की जा रही है। आज भी ईओयू की टीम उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि ईओयू को आज भर के लिए रोशन की हिरासत मिली है। शनिवार को रोशन कुमार को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पेपर लीक में कुछ बायोमेट्रिक स्टाफ ने रोशन की मदद की थी। उसने आंसर की उपलब्ध कराने वाले सॉल्वर गैंग के भी कुछ लोगों के नाम लिए हैं, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। बता दें कि 3 अगस्त को बिहार पुलिस की विशेष टीम ने मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कैंपस से रोशन कुमार को दबोचा था। आरोपी मूल रूप से नालंदा के नूर सराय का रहने वाला है और 1 साल पहले ही उसने बार्क में तकनीकी सहायक के पद पर योगदान दिया था। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, रोशन की अब बस 1 दिन की हिरासत बची है और क्या कुछ कार्रवाई की जानी है? देखिए, आज भी जो है वो रोशन से पूछताछ शुरू होगी और ये थोड़ी देर में जो है पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। कल भी जो है ईओयू की टीम ने पूछताछ किया था। पूछताछ के बाद उसे जो है जुडिशरी कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जो है बेऊर जेल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन का ही जो ट्रांजिट रिमांड है वो मिला था। जब रोशन की गिरफ्तारी मुंबई से किया था ईओयू की टीम ने, तो वहीं से उसे 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड जो है वो ईओयू को ग्रांट हुआ था। और फिर पटना जब सिविल कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो जो मुंबई कोर्ट के जो आदेश पत्र थे उसके आधार पर 48 घंटे का रिमांड मिला था, जो आज पूरा होगा और उसके आधार पे आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रोशन जो है वो कई खुलासे किया है अपना पूछताछ के दौरान। उन्होंने बताया है कि किस तरह से उसे जो है वो आंसर की मिला था, किस तरह से वो जो है वो पूरे परीक्षा के जो धांधली थी उसमें शामिल हुआ था। तो अब उसका खुलासा जो है वो होने बाकी है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो रोशन के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं उसके आधार पर ईओयू की टीम करेगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। अब आपको बताते हैं कि एईडीओ परीक्षा का पेपर लीक का पूरा मामला क्या है, कब और कैसे ये परीक्षा ली गई। तो एईडीओ की वैकेंसी बिहार में पहली बार आई। कुल 935 पद के लिए विज्ञापन निकला। परीक्षा कराने की जिम्मेवारी बीपीएससी को दी गई। परीक्षा के लिए 11 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। बीपीएससी ने 3 चरणों में परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया। धांधली को देखते हुए बीपीएससी का बड़ा फैसला सामने आया और फैसला ये आया कि 1 मई 2026 को एईडीओ की परीक्षा रद्द की जाती है। धांधली को लेकर 6 जिले में 8 एफआईआर दर्ज हुई। 9 पाली में जो परीक्षा ली गई थी वो सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों की बात करते हैं। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का 14वां दिन है। आज सरकार से वार्ता की उम्मीद है। अभ्यर्थियों ने वार्ता के लिए 11 नाम भेजे हैं, जिस सूची में 8 अभ्यर्थी, 2 पत्रकार, 1 कानूनविद। प्रशासन ने सिर्फ 5 नाम मांगे थे। सरकार के जवाब का अब इंतजार इन छात्रों को है। सिर्फ छात्रों से बातचीत के पक्ष में सरकार है। वार्ता को लेकर आज तस्वीर साफ हो सकती है। अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है। तो जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन है और अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। आज सरकार से वार्ता की उम्मीद है। अभ्यर्थियों ने वार्ता के लिए 11 नाम भेजे हैं और जिस सूची में 8 अभ्यर्थी, 2 पत्रकार, 1 कानूनविद। प्रशासन ने इनसे सिर्फ 5 नाम मांगे थे। सरकार के जवाब का इंतजार है और बातचीत पर आज तस्वीर जो है वो साफ होगी। सिर्फ छात्रों से बातचीत के पक्ष में सरकार है। वार्ता को लेकर आज तस्वीर साफ हो सकती है। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन का आज 14वां दिन है और वास्तव में अभी तक जो हुआ है उसकी जानकारी हम आपको दे दें कि वास्तव में अब जो है जेपीएससी जेएसएससी जो रिफॉर्म मंच है उसकी ओर से 11 नाम की सूची जो डेलीगेशन है वो एसडीओ के माध्यम से सरकार को भेज दी गई है। अब अभ्यर्थियों को सरकार के जवाब का इंतजार है कि वास्तव में वार्ता की पहल
जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आज वार्ता की शुरुआत हो सकती है, वो वास्तव में कब होगी, उससे मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, वास्तव में सरकार की ओर से जो सूची भेजी गई, यहाँ अभ्यर्थियों की ओर से जो सूची भेजी गई है, सरकार का उस पर क्या स्टैंड है। जो आप लोगों की ओर से जो 11 नामों की सूची भेजी गई है, उस पर सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी बात नहीं आया है कि किसको रखना है नहीं रखना है। अभी तक केवल हमारे जो कल आए थे सर लोग, उनसे भी यही वार्ता होगी कि वार्ता को लेकर के जो जगह है और समय को निर्धारित किया जाए, क्योंकि आंदोलन जो है लगातार काफ़ी लंबा समय से चल रहा है। तो अभ्यर्थी ने कोर कमेटी की बैठक के बाद ये तय किया है कि हम लोग सरकार से मुख्यमंत्री के समक्ष अगर वार्ता होती तो बेहतर होगी, सरकार के लिए भी बेहतर होगी और हम छात्रों के लिए भी एक विश्वसनीयता का सवाल रहेगा। राहुल गांधी ने कल शाम एक जो है सोशल मीडिया पर मैसेज जारी किया कि झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में, फिर उन्होंने फ़ोन पर भी आप लोगों से बात की, तो क्या उनके फ़ोन से कुछ लगा कि वो कांग्रेस सरकार में शामिल है? हम लोगों ने तो यही उम्मीद किया था कि चूँकि झारखंड में उनकी गठबंधन की सरकार है और सरकार का हिस्सा होने के नाते ये उनका दायित्व बनता है कि झारखंड के मुद्दों को लेकर के वो प्रखर तरीके से जो गठबंधन की सरकार है वहाँ पे बातों को उठाएंगे। और राहुल गांधी ने ये आश्वासन भी दिया है कि हमारी सरकार यानी मैं स्वयं जो है वो सरकार से बात करूंगा और जो छात्रों के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे विस्तृत रूप से जानकारी ले करके आपकी बातों को मैं सरकार तक पहुंचा के इससे समाधान का रास्ता बनाऊंगा। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, भीड़ उमड़ती जा रही है। आज विधानसभा, चूंकि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, तो मानसून सत्र में आज आयसा की तरफ से विधानसभा घेराव की घोषणा की गई है। तो 1 बजे सीधे बिरसा चौक से वे लोग भी विधानसभा की ओर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से इस रिफॉर्म मंच से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आयसा के विधानसभा घेराव में जेपीएससी जीएसएससी रिफॉर्म मंच शामिल नहीं होगा। नैतिक समर्थन उन्हें जरूर रहेगा, लेकिन इस रिफॉर्म मंच का जो विधानसभा घेराव की घोषणा की गई है वो बाकायदा यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है कि 10 अगस्त को जेपीएससी जीएसएससी जो रिफॉर्म मंच है इसकी ओर से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कुल मिलाकर समझ जाइए कि बातचीत की पहल को लेकर शुरुआत हो चुकी है और ऐसी स्थिति में अगर आज बातचीत होती है तो वास्तव में सकारात्मक कदम बढ़ाया जा सकेगा। एक तरफ आंदोलन चल रहा है, आमरण अनशन भी चल रहा है, धीरे धीरे भूख हड़ताल पर बैठने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज का दिन है वो बेहद अहम माना जा सकता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों को वर्चुअल सहानुभूति नहीं बल्कि जमीनी समर्थन चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कब करेंगे। प्रतुल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, 13 दिनों के बाद भी राहुल गांधी जी नजर आए जेपीएससी के आंदोलन में, तो वो भी सिर्फ वर्चुअल माध्यम से। वीडियो संदेश जारी कर दिया साहब, फोन से बात कर लिया। राहुल बाबा, यहाँ झारखंड के छात्र आपका वर्चुअल सपोर्ट नहीं चाहते, वो चाहते कि आप भी यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे। वो चाहते हैं कि आप यहाँ के शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो शिक्षा मंत्री भी है उनका इस्तीफा मांगे। तो वहीं जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में आज आयसा ने राज्यव्यापी प्रतिवाद का आह्वान किया है। संगठन के बैनर तले छात्र युवा दोपहर 1 बजे बिरसा चौक पर जुटेंगे और वहां से विधानसभा घेराव के लिए मार्च करेंगे। प्रदर्शन के दौरान भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी और अभ्यर्थियों की मांगों पर सरकार से ठोस निर्णय लेने की मांग उठाई जाएगी। तो जेपीएससी गड़बड़ी मामले में झारखंड हाईकोर्ट की जेपीएससी पर सख्त टिप्पणी सामने आई है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि नियुक्ति कब होगी। अध्यक्ष का पद खाली नहीं रह सकता। स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वन विभाग भर्ती मामले में भी सुनवाई कोर्ट ने की। रिजल्ट फिजिकल टेस्ट की तारीख जारी करने की बात कही गई। अध्यक्ष नहीं होने से प्रक्रिया अटकी है। जेपीएससी के अधिवक्ता ने कोर्ट को यह जानकारी भी दी। तो हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि आखिर नियुक्ति कब होगी और अध्यक्ष का जो पद है वो खाली नहीं रख सकता। हालांकि सरकार की तरफ से भी जवाब दाखिल की गई और जिसमें बताया गया कि अध्यक्ष नहीं होने से कुछ प्रक्रियाएं जरूर अटकी हुई हैं। जेपीएससी के अधिवक्ता ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार और उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन लिया है, जिससे आरजेडी में हड़कंप मच गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी ने पार्टी के प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की सभी कमेटी को भंग कर दिया है। साथ ही पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को भी तत्काल प्रभाव से भंग करने का आदेश जारी किया गया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी के एमवाई समीकरण में सेंधमारी हुई, उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। विधानसभा के उपचुनाव में हुए आरजेडी की बड़ी हार के बाद तेजस्वी ने बड़ा एक्शन लिया है और पूरे पार्टी में हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं कि जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनके अनुशंसा पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने बिहार के आरजेडी के तमाम प्रदेश से लेकर के पंचायत स्तर तक के जो संगठन हैं, जो कमेटियां हैं, सबको भंग कर दिया है। और उसके बाद आरजेडी के जितने भी प्रकोष्ठ हैं उसे भी तत्काल प्रभाव से भंग करने का जो फैसला है वो लिया है। और इसके पीछे का मुख्य कारण जो है वो यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो चुनाव हुआ बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, उसमें आरजेडी उम्मीदवार जो है उनका जमानत जब्त हुई। यहाँ तक कि जो तमाम उनके अपने कोर माई समीकरण है, मुसलमान हो, यादव हो, और जो उनके अपने जिसको कैडर वोट हमेशा से कहा जाता रहा है, उसमें एक बड़ी सेंध जो लगी है, इसे देखते हुए तमाम कमेटियों को भंग कर दिया गया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि पिछले कुछ दिनों से आरजेडी के भीतर जिस तरीके से नेताओं के बीच आपसी तकरार हो रहे हैं, आपस में जिस ढंग से सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ ही कर रहे हैं, इसे भी देखते हुए तेजस्वी यादव बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। और यही कारण है कि तमाम कमेटियों को भंग कर दिया गया है। आरजेडी में फिलहाल न किसी पद पे कोई है और न ही यहाँ पे कोई अभी फिलहाल प्रवक्ता या जितने भी प्रकोष्ठ हैं, यहाँ पे तेजस्वी जो है माना जा रहा है कि अब नए चेहरों को जो है वो लाएंगे और परख के साथ बिहार में एक नई टीम तैयार करने की कोशिश तेजस्वी यादव को है, ताकि जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो खोया हुआ वोट बैंक है, उसे फिर से एकजुट कर सके और पार्टी को मजबूत बना सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। बिहार में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए सम्राट सरकार ने लगभग 51,600 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है, जिसके तहत बिहार को आने वाले समय में स्टील हब बनाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, बिहार के गन्ना किसानों के लिए भी सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने का फैसला भी लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में उद्योग को नई उड़ान, स्टील हब भी बने, जिस तरह के आज एमओयूज हुए, ये प्रतीक है कि यदि 6 से 7 स्टील प्लांट्स हमारे यहाँ लगे, इसका मतलब स्टील का हब भी बनने वाला है बिहार। सिर्फ स्टील ही नहीं, बिहार के विकास में मिठास घोलने की तैयारी भी सरकार कर रही है। करीब 3 दशक से बंद पड़ी मधुबनी के सकरी रयाम चीनी मिल के फिर से गुलजार करने की तैयारी की जा रही है। 347 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी चीनी मिल को दोबारा चालू किया जाएगा। इसके शुरू होने से करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हजारों गन्ना किसानों को अपनी फसल का बाजार मिलेगा। साथ ही मिथिलांचल में एक बार फिर गन्ने की खेती को नई रफ्तार मिलेगी। तो लगातार सदन में इस बार के सत्र में भी सकरी चीनी मिल की भी बात की गई, लोहर चीनी मिल की जो बकाया है उसकी भी बात मैंने की, और सरकार के माध्यम से कैबिनेट का अप्रूवल भी आ गया कि सकरी और कल्याण दोनों चीनी मिलें से चालू की जाएगी। बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे जनता में उम्मीद जगी है। अब देखना होगा ये योजनाएं जमीन पर उतरने में कितना वक्त लेती हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र के साथ सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए उद्योग विभाग ने 10 प्रमुख कंपनियों के साथ बड़े निवेश समझौते किए हैं। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि इनमें से 9 कंपनियां स्टील सेक्टर में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी। इसके अलावा एक कंपनी न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निवेश के लिए आगे आई है, जिसके साथ भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कुल मिलाकर 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है।
लगता है कि ये विभाग के लिए, बिहार के लिए और बिहार में खास तौर से स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी जीत है और एक बड़ा कदम। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ये एमओयूज बिहार की सच्चाई में तब्दील होंगे और धरातल पे ये बड़ी इंडस्ट्रीज आपको कारगर दिखेंगी। राज्यसभा में जेडीयू सांसद संजय झा ने फरक्का जल संधि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 में 1996 की फरक्का जल संधि के नवीनीकरण से पहले बिहार के जलहितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा फरक्का जल संधि का फिर से रिन्यूअल नहीं किया जाए, इसमें बिहार के हितों की अनदेखी हो रही है। संजय कुमार झा ने आगाह किया कि यदि नई संधि में बिहार के हितों का समुचित ध्यान नहीं रखा गया तो भविष्य में जल संकट और गहरा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार से नई संधि में बिहार की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को शामिल करने की मांग की गई। तो मैं भारत एवं बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में संपादित फरक्का वाटर ट्रीटी की वैधता 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। इस संदर्भ में बिहार की दीर्घकालिक वाटर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एवं जल संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का समुचित समावेशन किए बिना इस ट्रीटी का रिन्यूअल राज्य के व्यापक हितों के प्रतिकूल होगा। क्लीन पीरियड के दौरान बिहार को जल उपलब्धता में निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण बिहार के अनेक क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। सिंचाई एवं ड्रिंकिंग वाटर की समस्या बढ़ रही है तथा राज्य को बार बार जल संकट का सामना करना पड़ता है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि फरक्का वाटर ट्रीटी 1996 का रिन्यूअल न किया जाए। दोबारा इंडिया बांग्लादेश का ये फरक्का ट्रीटी दोबारा रिन्यूअल न हो, वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है, खास करके बिहार के इंटरेस्ट के खिलाफ है। लगातार हो रही तेज बारिश से भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में जल जमाव से छात्र परेशान हैं। पीजी हॉस्टल जाने वाले मुख्य रास्ते से लेकर कल्याण छात्रावास तक हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। इससे छात्र अपने ही कमरों में कैदी बनकर रहने को मजबूर हैं। वेलफेयर हॉस्टल के भीतर तक बारिश का गंदा पानी घुस चुका है। छात्रों का कहना है कि यह समस्या सालों से बनी हुई है। जिला प्रशासन से लेकर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट तक कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। आवाजाही पूरी तरह से बाधित है और पढ़ाई ठप हो चुकी है। जल जमाव की परेशानी सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। हॉस्टल क्वार्टर में रह रहे कर्मचारियों के परिवार भी इस पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। जल भराव के कारण विषैले सांप और बिच्छुओं का खतरा बना हुआ है। हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। हम हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल एरिया में। आप देख सकते हैं कि ये जो है वेलफेयर हॉस्टल है और कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है और पूरा जो है हॉस्टल जो है पानी से भर चुका है। आने जाने के रास्ते सहित कैंपस में भी पानी है और आप देख लीजिए सड़कों पर जो है इसी पानी से होकर जो है छात्र गुजरते हैं। लंबे समय से ये परेशानी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। कितना परेशानी होता है? साल भर पूरे भरा रहता है सर, इससे पानी पूरा ये सड़क वगैरह सब कुछ खराब हो गया और हर साल यही होता है। पूरा रात में तो बहुत ज्यादा पानी था, अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है। पूरा बहुत परेशानी होता है हम लोग को जाने आने में, क्लास करने में। जल कैदी बने हुए हैं आपको? हाँ, ये जल कैदी हम लोग को टापू में बसा दिया गया है। बहुत दिक्कत होता है आने जाने में कॉलेज में, इसलिए आज कॉलेज भी नहीं गए पूरा। क्या नाम हुआ? सुदर्शन कुमार। और भी छात्र हैं, कितना परेशानी होता है? देखिए मैं यहाँ करीब 5 साल से हूँ, लेकिन हर वर्ष तो यही समस्या देखने को मिलता है। और जब पानी नहीं भी आता है तो कभी कभी हम देखते हैं कि नाली का पानी भी यहाँ पे पहुँच जाता है और बच्चों को बीमारियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन आते हैं ऑफिसर्स वादे करते हैं, लेकिन बस वादे तक ही रह जाते हैं। कोई देखने वाला नहीं। सिर्फ आते हैं और बोल के चले जाते हैं। बीमारी का भी डर रहता है? जी बिल्कुल रहता है। अभी हाल में ही कई बच्चों को टाइफाइड वगैरह भी हुआ है, तो वो लोग घर भी जा चुके थे, फिर वापस आ रहे हैं किसी तरह करके। क्या नाम हुआ? अनुराग कुमार। तो आप देख सकते हैं कि लंबे समय से ये समस्या है और देर रात जो बारिश हुई है उसके बाद जो है 2 से 3 फीट पानी यहाँ पर है, लेकिन अभी तक इसका उपाय नहीं किया गया है। ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से जो है हालात इसी तरह के हैं। कई बार छात्रों के द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखने वाली बात है कि अब जो है जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।
खबर नरकटियागंज से है, जहां नरकटियागंज गौनाहा पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल होने से परिचालन प्रभावित हो गया है। ट्रेन करीब 2 घंटे तक नंदपुर ढाला के पास ट्रैक पर खड़ी रही, जिससे नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 63362 अपने निर्धारित समय से नरकटियागंज स्टेशन से गौनाहा के लिए रवाना हुई थी, लेकिन नंदपुर ढाला पार करते ही इंजन में तकनीकी खराबी आ गई और ट्रेन बीच ट्रैक पर रुक गई। फाटक बंद रहने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद रेलवे कर्मियों ने खराब इंजन को स्टेशन की ओर खींचकर हटाया। इसके बाद लगभग 2 घंटे बाद सड़क पर आवागमन सामान्य हो सका। इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण यह स्थिति बनी थी। इंजन को हटाकर परिचालन बहाल कर दिया गया है। सुबह 6 बजे ट्रेन आई है और यहाँ के रुक गई है। उसी से मैंने रेलवे स्टाफ लोग भी परेशान है, ब्रेक छोड़ नहीं रहा है, आगे पीछे भी हो रहा है, बढ़ रहा है थोड़ा देर, उसके बाद फिर ब्रेक लग जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को मैंने कहाँ से प्रॉब्लम है। यात्री 6 बजे मना यात्री ढोले पर घूम चुका वहाँ पहुँचेंगे ये मैंने क्या हुआ है ट्रेन में? ट्रेन में इंजन खराब है, क्या आपको हम